तो बच्चों चलो देखते हैं शुरू से पार्ट 16 में स्टेक होल्डर यानी दावेदार। किसका दावेदार? वनों का। वनों के बारे में आज हम बात करते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभकारी है। वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं, फल, ऑक्सीजन, औषधियाँ, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब कहीं वन है लेकिन कहीं नहीं है। तो जिन लोगों के पास आसपास वन है, वनों का जो क्षेत्र है, तो उनके पास एक विकल्प है कि वो वनों का प्रयोग कर कर सकते सकते हैं। हैं। लेकिन जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्राकृतिक संपदा का एक नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो सरकार ने वनों के दोहन यानी उसके उपयोग के लिए वन विभाग बनाया है। वन विभाग वनों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करता है। तो मुख्य दावेदारी अब किसके पास है? सरकार के पास है। ठीक है, कि वनों से जो चीजें हम ले रहे हैं वो एक नियमित मात्रा में ही ले, ऐसा ना हो कि वन को नुकसान हो और धीरे धीरे वन भी नष्ट हो जाए, क्योंकि वन लगाना इतना आसान नहीं है। जी वन को दोबारा से उगाना इतना आसान नहीं है। उद्योगपति जो पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करके बीड़ी बनाते हैं या फिर कागज बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का वो निर्माण करते हैं, परंतु वे वनों के किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते, पूरे क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जगह जगह से मंगाते हैं। वन्य जीवन एवं प्रकृति प्रेमी प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं। आद्य अवस्था मतलब जैसे वो पहले थी उस अवस्था। इनमें से प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं अलग अलग हैं। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है वन को लेकर। किसी को लकड़ी चाहिए, किसी को फल चाहिए, किसी को पत्ती चाहिए, किसी को पेड़ की छाल चाहिए। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए तथा छाजन के लिए काफ़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है। बांस का उपयोग वो झोपड़ी बनाने में करते हैं। सर छाजन भी वही अपना कार्य है उनका लकड़ी का। ठीक है ना? जी। तो इस तरीके से कोई खेती के औजार बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करता है। ठीक है ना? कोई मछली पकड़ने के लिए, कोई शिकार करने के लिए, तो कोई आग जलाने के लिए। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि वनों पर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, फल भी चाहिए, है ना? ये भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी। उनके पशु भी जाकर चरते हैं वहाँ पर वनों। ठीक है, तो पशुओं का चारा भी वन से ही एकत्रित होता है। वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों में कमी आती है, ह्रास होता है, नुकसान होता है। अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया जिससे संपोषण भी होता रहे, मतलब पोषण भी जो होता कमी आ रही है वनों में वो भी पूरी होती रहे। समय समय पर वो पेड़ भी लगाते होंगे। ठीक है, और अन्य विधियों से वनों का संपोषण करते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, मतलब अधिकार जमाया, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन करना भी शुरू कर दिया, उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया कि आप वनों में नहीं जाओगे, यहीं रहोगे आप। वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने वनों का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व ज्ञान की अपेक्षा होती रही। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ये नहीं पता था कि, मतलब वन विभाग ने प्रबंधन ही नहीं किया, और दूसरा लोगों को ज्ञान नहीं दिया कि भाई वन कितने जरूरी है हमारे लिए। लोग तो सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब ये समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। तो केवल वन विभाग बनाने से ही वनों की रक्षा नहीं होगी,
प्रबंधन की आवश्यकता होगी और स्थानीय लोगों को ज्ञान भी देना होगा। साथ साथ जिन वृक्षों का आप उपयोग अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं उनको दोबारा से लगाना भी हमारा कर्तव्य है। ये बातें लोगों को समझानी कि वन हमारे लिए कितने जरूरी है, कितने कीमती है। तो वनों के बहुत बड़े क्षेत्र, एक ही प्रकार के वृक्षों, अब कुछ वन ऐसे थे उनमें एक ही प्रकार के वृक्ष अलग अलग प्रकार के होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रबंधन ही तो और ये क्या है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पेड़ थे, ठीक है। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधताओं पर बड़े जैव विविधताएं नष्ट हो गई। जैसे कुछ पक्षी होते हैं कि वो एक ही पेड़ पर रहते हैं, कुछ फल वाले जो पौधे होते हैं उन पर जंतु निर्भर होते हैं। जब वही आप हटा दोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। मनुष्य अपने को देख रहा है ना, वो चाहता है कि मैं ऐसा वृक्ष उगाऊं कि मुझे अच्छी लकड़ी मिले, चाहे उससे फल लगे ना लगे। तो जो जंतु फलों पर निर्भर करते हैं उनके लिए तो मुसीबत होगी ना। यस सर। तो इसलिए जैव विविधता, यानी जैव क्या है, जैव मंडल क्या है, पूरा हमारा धरती जो है जैव मंडल है, तो इसमें विविधता उत्पन्न होगी जी, है ना। तो वही चीज है। तो बड़े स्तर पर जैव विविधता में परिवर्तन आया। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। तो इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को तो लाभ मिला, लेकिन जो वन विभाग के लिए हाँ, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ कि उद्योग जब चले तो जो पेड़ कटे तो पैसा मिला सरकार को, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मात्र केवल पैसों के लिए आप एक इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओ किसी न किसी प्रकार से। तो उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का एक स्रोत मानते हैं। निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योग के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर खरीद लेता है और फिर उसे आगे बेचता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार तक काफ़ी ज़्यादा है। अतः उन्हें क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं है ना। उन्हें क्या मतलब कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें तो पैसा आना चाहिए, पैसे से मतलब सब लोग है ना। स्थानीय लोगों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में किसी ने क्योंकि उन लोगों की सरकार तक पहुंच नहीं होती, ठीक है ना जी। तो वो लोग जो है वनों में जाते हैं, वन विभाग के जो अधिकारी उनसे बात करते हैं और पेड़ों की अच्छी अच्छी कीमत लगाते हैं, ठीक है, तो उसको बेच देते हैं। कहीं चोरी छुपे बेचा जा रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से पैसे के लिए वनों का दोहन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। अंत में हम चर्चा करते हैं प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों को जो वन पर निर्भर तो नहीं है, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं से जैसे शेर, चीता, हाथी, गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने संपूर्ण जैविक विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के लिए महत्व दिया है। यानी वो चाहते हैं कि पूरा, अब क्योंकि जो जीव नष्ट हो रहे थे पहले उन्हें बचाने चाहते थे, लेकिन अब जो अच्छे लोग हैं वो केवल मात्र कुछ जीव नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं देना चाहिए जो वन तंत्र का भाग बन गए हैं? इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार वनों को संरक्षण का प्रयास करते रहे हैं। जैसे कि राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लिए वन व अन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की भी व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में किया जाता है। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने वनों के संरक्षण में बहुत कार्य किया, ठीक है ना जी। जिन्होंने सन 1931 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था जी। समझे आप? यस सर। तो उन्हें क्या, हम लोगों को तो अब हम पढ़ लिख भी गए हैं, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वन हमारे लिए कितने जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी
मैं कहता हूँ अगर खाना और पीना भी हमें ना मिले, ऑक्सीजन की जरूरत तो है ना हमें। वो तो पौधों से ही मिलेगी, वो कहाँ से कहीं से मिलेगी? तो पौधों से नहीं। मिलेगी, बिना तो जीवित हमारा व्यर्थ है, जी है ना। तो हमें इन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान एकत्रित करना चाहिए। कुछ कार्य हमें ऐसे करने चाहिए ताकि अधिक से अधिक वृक्ष उग सके। और छोटे छोटे कार्य, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे आप कोई घर पे फल खाते हैं तो उसके जो बीज हैं उन्हें रख उन्हें लें, बो दो। है ना। बोना भी नहीं है तो जहाँ खाली जगह दिखाई दे वहाँ फेंक दो, शायद वो उग जाए खाली जगह में। और अपने घरों पर अगर ज़्यादा जगह नहीं है तो भी छोटे छोटे पौधे लगाइए आप, जो ज़्यादा बड़े ना हो। ऐसे वृक्ष लगाइए जिन पर अच्छे फूल खिलते हुए फूल आपको अच्छे दिखाई देंगे, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन तो भरपूर मिलेगी। छतों पर तो आप चाहो तो अपने काम के चीज़ें भी उगा सकते हो। यहाँ तो वैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो खेत बहुत है, लेकिन जो बच्चे शहरों में रहते हैं या जिनके पास खेती नहीं है, वो अपनी छतों पर टमाटर के पौधे, धनिया, पुदीना और भी कई चीज़ें हैं जो लगाकर उसका लाभ भी ले सकते हैं, और ऑक्सीजन तो वो देगा ही देगा। तो थोड़ा इंटरेस्ट इन चीज़ों में अपना बनाइए, पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वनों का उपयोग परंपरागत तरीके से ही किया जाना चाहिए। इससे अलग कोई भी उपयोग वनों के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। तो वन हमारे लिए बहुत जरूरी है, कई मायने, केवल एक ही उनकी आवश्यकता नहीं है, कई तरीके से हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमें वनों में मनुष्य के हस्तक्षेप को कम करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के लिए लाभकारी हो। दूसरे शब्दों में, जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षण किया जाए तो उसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए। यह विकेंद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं। जिस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंततः यह निर्णय होगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है अथवा इसका और विनाश हो रहा है। पर्यावरण को मतलब क्या हो रहा है, उसका विकास हो रहा है या उसका विनाश हो रहा है। तो यह हमें निर्णय करना होगा। पौधों और जंतुओं का सजावटी संग्रह मात्र नहीं किया जा सकता, यह एक जटिल व्यवस्था है। हम केवल पौधों या जानवरों को इसलिए न बचाएं कि वो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, बल्कि वो हमारी पर्यावरण की आवश्यकता है, ठीक है। हमें अपने आर्थिक और सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा, जिससे यह संपदा लंबे समय तक बनी रह सके, ठीक है ना जी। बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी हम आपको कल पढ़ाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया इसे ध्यान से पढ़ो।